नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं में व्याकरण विधा के अंतर्गत संज्ञा और उसके भेद का अध्ययन करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और संज्ञा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हिंदी व्याकरण में उसका क्या महत्व है, ये हम आज विचार करेंगे। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को कहते हैं। जैसे पशु जातिवाचक संज्ञा, व्यथा मतलब दुख भाववाचक संज्ञा, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा और दिल्ली जो है वो स्थानवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। बुढ़ापा अवस्था का बोध कराता है। मिठास एक गुण है तो ये गुण का बोध कराता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तियों के नाम आते हैं, राम, मोहन, गणेश, महेश आदि। वस्तु पानी, फल, पुस्तक, कलम आदि। प्राणी मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि। भाव अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि। स्थान गांव, शहर, दिल्ली, आगरा आदि। तो ये कहलाएगी संज्ञा। संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात पूर्व में आप पढ़ चुके हैं व्यक्तियों के नाम, शहरों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जातिवाचक संज्ञा, जो जातिवाचक शब्द हैं जैसे पशु है, शिक्षक हैं, छात्र हैं, ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। तीसरी है, और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 और इसके उपप्रकार होते हैं। नंबर 1 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 2 द्रव्यवाचक संज्ञा। समूह मतलब ग्रुप, जैसे कक्षा समूहवाचक संज्ञा में आएगा। सोना चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। तीसरी संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा, भाव का बोध कराने वाली, जैसे बुढ़ापा, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रयोग किए जाएंगे। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब इसमें 2 शब्द प्रयोग में लाए गए हैं। पहला शब्द क्या है, मोर, और दूसरा शब्द क्या है, पक्षी। इसमें दोनों प्रकार की संज्ञाएं इस्तेमाल की गई हैं मोर में। मोर मतलब ये एक पर्टिकुलर पक्षी विशेष का नाम हो गया। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा आ गई, जातिवाचक संज्ञा। और दूसरा पक्षी का बोध करा रहा है, पक्षी का बोध करा रहा है, तो ये हो गई इसकी जातिवाचक संज्ञा। यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। मोर एक व्यक्ति का नाम है, मोर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का सूचक है, इसलिए मोर शब्द जो है वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला जो है वो है भारत में ताजमहल और कुतुब मीनार प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। ताजमहल आपने देखा होगा, है ना, और कुतुब मीनार प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं। एक दिया गया है ताजमहल, ये एक इमारत विशेष का नाम है, ठीक है। दूसरा दिया गया है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है वो भी एक इमारत विशेष का नाम है, दिल्ली में है सबसे ऊंची इमारत। दोनों प्रसिद्ध क्या हैं, इमारतें हैं। इमारतें हैं कि नहीं। तो इमारत शब्द जो है वो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। कौन सी समूहवाचक संज्ञा का बोध करा, ये किस में आ जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। ताजमहल और कुतुब मीनार व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इमारत क्या हो गई,
जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रही है। अगला उदाहरण हमने लिया है, बनारस के घाट पर गंगा नदी का सौंदर्य देखते ही बनता है। बनारस के घाट पर गंगा नदी का सौंदर्य, तो बनारस यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये शहर का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। घाट, घाट भी एक स्थान का बोध करा रहा है, तो घाट शब्द जो है वो क्या होगा, स्थानवाचक विशेष में आएगा। गंगा नदी का सौंदर्य देखते ही बनता है, गंगा भी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल की गई है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण यहाँ पर दिखाए गए थे। इसके बाद अगला उदाहरण लिया है हमने, न्यायालय में सुनवाई के समय अभियुक्त से गीता पर हाथ रखवाया जाता है। आपने कभी फिल्म देखी होगी, न्यायालय का सीन देखा होगा, तो न्यायालय में हमेशा क्या किया जाता है, गीता पर हाथ रखवाया जाता है ताकि आप सच बोलें, है ना। तो इसमें गीता शब्द हाईलाइट दिखाया जा रहा है। गीता शब्द जो है वो किसका व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है ना। और समय तो है ही, समय सूचक शब्द है, तो ये हो गई यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला उदाहरण जो लिया है वो है, भारत पृथ्वी नामक ग्रह का एक देश है। यहाँ पर एक साथ बहुत सारे शब्द आए हैं। भारत एक स्थान, एक देश का नाम है। पृथ्वी जिस पर बहुत सारे देश हैं। ग्रह मतलब बहुत सारे ग्रहों का समूह है, का एक देश है। अर्थात ये सब समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द हैं, सिर्फ भारत को छोड़कर। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पृथ्वी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ग्रह और देश जो हैं वो समूहवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। हिमालय पर्वत बर्फ से आच्छादित है। यहाँ पर हिमालय शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। किस संज्ञा का बोध करा रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। क्यों? क्योंकि हिमालय एक व्यक्ति विशेष का नाम भी हो सकता है, और हिमालय का नाम तो है ही। यहाँ पर पर्वत शब्द एक लिया गया है, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी के स्वच्छता कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आप चित्र में देख रहे होंगे कि एक तरफ तो हमने लिया है महात्मा गांधी को, जो कि हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं, दूसरी तरफ हमने लिया है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये दोनों व्यक्ति के नाम हैं, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमेरिका, भारत, अनिल, आयुष, ये हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लिया। अब हम यहाँ पर कुछ जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण लेंगे। पेड़ों की छांव में शिक्षिका विद्यार्थियों को पढ़ा रही है। यहाँ पर शिक्षिका शब्द जो है वो समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं। यहाँ पर पुस्तक शब्द जो है वो किस चीज़ का बोध करा रहा है? एक किताबों के समूह का। और ज्ञान शब्द जो है वो भाव का बोध करा रहा है। किस चीज़ का बोध करा रहा है? भाव का। तो यहाँ पर समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा का एक साथ प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। किसान खेत में काम कर रहा है। किसान शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, और खेत में काम कर रहा है, तो खेत जो है
वो भी एक समूह का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी। अगला उदाहरण जो है वो है आसमान में रंग बिरंगे छाते दिख रहे हैं। आसमान किस का सूचक है? यहाँ पर स्थान का सूचक है, और छाता जो है वो एक वस्तु का सूचक है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आसमान में आपको अनेक छाते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आजकल संगणक पर कार्य करना आसान है। संगणक पे आप लोग जानते होंगे, अभी हमारी कक्षा भी चल रही है कंप्यूटर पर ही। संगणक मतलब कंप्यूटर। तो संगणक जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब अगला जो उदाहरण लिया है वो लिया है हमने कुत्ता पुस्तकें देख रहा है। आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, कुत्ता पुस्तकें देख रहा है। कुत्ता जो है वो एक जाति विशेष का बोध कराता है, किसी का नाम नहीं है कुत्ता। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, ये समूहवाचक संज्ञा होगी। और साथ ही साथ आप पुस्तकों का ढेर देख रहे हैं, तो पुस्तकें भी समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, इसलिए इसमें दोनों संज्ञाओं का इस्तेमाल किया गया है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी पिछले हमने जितने भी उदाहरण देखे वो सब किसके थे? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण थे, जिनमें मनुष्य, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि का प्रयोग हमने किया था। अगली जो संज्ञा है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा के बाद आएंगे हम अगली स्लाइड पर, जिसमें हमें बताया गया है मिठास से भरी जलेबियाँ। निश्चित है जलेबी देखकर आपके मन में कुछ विचार आया होगा, आपकी जीभ में पानी भी आया होगा। ये जो पानी आने का भाव है ये कहलाता है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी ये? भाववाचक संज्ञा। इसमें मिठास शब्द भी आया है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। एक दिन सभी को बुढ़ापा आना है, तो बुढ़ापा शब्द जो है वो किस चीज़ का सूचक है? भाव का सूचक है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा प्रयोग की गई है। लोग मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी भी एक प्रकार का भाव है, इसलिए इस उदाहरण में भी भाववाचक संज्ञा इस्तेमाल की जा रही है। अभी बच्चों आप लोग बाहर निकलते होंगे तो तेज धूप आपको लगती होगी। कार्टून में चित्र में आपको एक कार्टून दिखाई दे रहा है जिसमें उफ ये गर्मी बताया गया है, मतलब भाव है ये, हम अंदर से महसूस करते हैं कि हमें गर्मी लग रही है। हंसता खेलता बचपन। हंसता खेलता बचपन मतलब यहाँ भी हंसना और हंसने का भाव होता है। जब हमारे मन में कोई हास्य भावना आती है तब हम हंसते हैं, तो इसमें भी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि, ये कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों धन्यवाद, आपने संज्ञा के बारे में आज इतना कुछ सीखा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।